आइए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3। कल तक हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 3 में आपको क्या करना है, मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं जिनमें से पहला है जो क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ आपको -y² माइनस 35y और फिर +156। ठीक है, ऐसे आप क्या करना है, मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि जो मेन जो चर संख्या होता है जिसकी सबसे बड़ी घात होती है, या सिंपल बोले कि y² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे और गुणनफल के बाद जो भी आएगा उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका योग या अंतर इस बीच वाले y के गुणांक के बराबर हो। पर उस समय क्या होता था कि यहाँ पे y पर माइनस नहीं होता था, बस इस केस में क्या है, माइनस है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सभी जगह से माइनस को वैनिश ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ तो आप देखो क्या बचेगा, y² प्लस 35y और माइनस 156। हुआ कुछ नहीं है बच्चों, हुआ बस ये है कि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया। अब सेम प्रोसेस है कि 156 को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है कि जिनका योग या अंतर 35 के बराबर हो। मैं 156 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो जब 1 का गुणांक आप 156 से करोगे तो सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 56 का एलसीएम ले लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखो बच्चों, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के गुणनखंड करने चाहिए। तो लघुत्तम के लिए सबसे पहले छोटी संख्या 2 से ले लेते हैं। 2 सत्ते 14 और 1 बचा, मतलब 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। तो इतना आ रहा है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 2 दूनी 4 कर दिया, इसका इनका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4 और ये 39। तो क्या मैं 39 और 4 को यूज करके 35 ला सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ, अगर आप 39 में से 4 को घटा दो, 39 में से 4 को घटा दो तो आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y²। अब 35 को हम लोग क्या लिख रहे हैं बताओ, देखो 35 लाना है, इसका मतलब क्या होगा कि 39y, ठीक है, और माइनस 4y, और ये क्या अपना पहले से ही 156। क्लियर, माइनस साइन तो बाहर ही है, इसको बाहर ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट। और उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग, y को कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, y प्लस 39। क्लियर, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और 4 भी कॉमन ले रहे हैं। देखिए माइनस भी कॉमन लिया और 4 भी कॉमन लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ तो y बचेगा। अब देखिए 156 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जैसे एलसीएम निकाला था तो 4 गुणे 39 आया था। तो अगर मैं यहाँ से 156 को 4 गुणे 139 लिखता हूँ तो 4 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, सिर्फ 39, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लिया। तो जहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं वहाँ पे प्लस ही बचेगा, क्योंकि बाद में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई भी करोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिर माइनस में ही चला जाएगा, है ना। यहाँ से हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, y। अब देखिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, y प्लस 39। तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 39। तो इधर क्या बचेगा, y माइनस 4 बच गया। बस हो गया अपना गुणनखंड। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। तो आपके गुणनखंड क्या क्या आ गया बच्चों, y प्लस 3 और y माइनस 4। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। अब ये छठवां क्वेश्चन था, इसके आगे मैंने एक और सिलेक्ट किया है जो है 10th नंबर का क्वेश्चन। उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका 14y² प्लस 19y और फिर आके है -3। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें वही करना है कि पहले इसका मल्टीप्लाई करना है और उसका गुणनखंड ऐसे करना है जो इसके योग या अंतर के बराबर हो। तो चलिए 14 तिया कितना हो जाएगा, 42। चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। चलो 2 और इसको जब दोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मुझे लाना क्या है 19। तो क्या आप 2 और 21 का यूज करके 19 ला सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ, अगर मैं 21 माइनस 2 कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, है ना। तो अगर 19 आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, उसको चलिए देखते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 19y की जगह पे मैं लिख लेता हूँ, देखो 14y² प्लस 21y माइनस 2y और -3 लिख सकते हैं। 19 को मैंने क्या लिख दिया, 21 माइनस 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो
इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 का अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 2 गुणे 7 आएगा, 21 का करूँ तो 3 गुणे 7 आएगा, देखो 3 गुणे 7 आएगा, देख पा रहे हो आप, है ना। तो चलिए इसको एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं 14 को लिख रहा हूँ 2 गुणे 7 का स्क्वायर ऐसा टाइप का, और इसको लिख रहा हूँ 3 गुणे 7। क्या इससे क्या होगा कि हमें कॉमन लेने में थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए क्या कर लेते हैं, दोनों जगह से आप देखो 7 और 7, यहाँ से y और यहाँ से y कॉमन है, तो हम लोग कॉमन क्या ले लेते हैं बाहर, 7y बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 2 बचेगा। अब यहाँ पे तो y स्क्वायर था तो एक y आप बाहर लिए हो तो एक तो बच गया तो 2y हो गया। अब यहाँ पे तो y कॉमन ले लियो हो, 7 भी कॉमन ले लियो हो तो बच क्या गया बच्चों 3। क्लियर। अब इन दोनों जगहों से क्या है, माइनस कॉमन होगा, तो अगर माइनस कॉमन होगा तो माइनस ही आप कॉमन ले लिए तो दोनों जगह फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा क्या 2y + 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 7y। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब अगर 1 का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y + 3 और 2y + 3, तो यहाँ से मैंने 2y + 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया आपके पास 7y - 1। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको बस बहुपदों में गुणनखंड करके तोड़ना है, मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड करना है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकते थे, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए थे। ठीक है आगे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 और 10 हो गए, 2 क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हुए मैंने, उस पर बात कर लेते हैं। वह क्वेश्चन नंबर है आपके 11 और एक है 12। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, पहले आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है बच्चों, √3y² और फिर है आपके पास प्लस 9y और फिर है 6√3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे मध्य पद में तोड़कर हल करना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सब सेम प्रोसेस है, आप इसका मल्टीप्लाई करो इनके गुणांकों का, तो होगा क्या, अगर मैं √3 × 6√3 करता हूँ। देखो बच्चों आप लोग 9th क्लास में आप पढ़े हो एक चीज़ कि अगर रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, अगर उसकी पावर जो होती है अगर 2 है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है रूट में तो पावर कितनी होती है 2 होती है है ना। तो अगर 2 होती है तो 6 तो 6 ही है, और √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो 6 × 3 कितना हो गया अच्छा आंसर 18। अब 18 को मेरे को सॉल्व करना है और लाना कितना है बच्चों 9। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो 18 का एलसीएम ले लेता हूँ, 18 का एलसीएम ले लूँगा तो पहले 2 से दूंगा, ठीक है ना, 2 × 9 = 18, फिर क्या हो जाएगा 3 से दूंगा तो 3 × 3 = 9, और फिर से एक बार 3 से दे दूंगा तो 1। अब देखिए इन तीनों का यूज करके मुझे 9 लाना है। तो देखिए अगर मैं क्या कर दूं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6, और बचेगा क्या 3। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या 9 आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल, अगर ये जो बीच में 9 है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 6y + 3y, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलो इसको आगे लिख लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ना कि अगर आप √3 × √3 करके अगर आप 3 भी लिख सकते हो तो 3 को भी आप उल्टा यानी कि √3 × √3 लिख सकते हो। क्लियर है, अगर ये 3 में कन्फ्यूजन है तो आप समझो कि 6 को 6 लिखा है और √3 × √3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 आया, इसके बाद ही हमने किया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, ये है आपका √3y² और प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ 3y और प्लस 6y और प्लस 6√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मैंने सेम कहा आपसे कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3y² प्लस √3 × √3y प्लस 6 को देखो 6 को पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं 2 × अच्छा नहीं, वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, खैर वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 6 ही डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आपने ऐसा लिख लिया, अब देखो कॉमन क्या क्या हो रहा है यहाँ और यहाँ से, तो आप देखो एक यहाँ से √3 भी कॉमन हो रहा है और एक y भी कॉमन हो रहा है, तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया √3y, अगर √3y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा y, क्योंकि √3 और एक y तो आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ से √3 और y कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास √3 या करड़ी 3, ठीक है ना, रूट या करड़ी एक ही होता है। इसके बाद आप क्या कर दो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन ले लोगे दोनों जगहों से, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास प्लस करके √3 बचेगा √3। बस अब हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों y + √3, तो चलो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या y + √3 और यहाँ क्या बच गया देखो √3y और प्लस 6, ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ईजी है, बस ये दिखने के लिए ऐसे दिख रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको कन्फ्यूजन इसलिए करा दिया जाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, उसको देख लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 144 एक्स स्क्वायर, 144 144 एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस 24 एक्स प्लस 1, ये है आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप वही करोगे कि अचर पद यानी कि ये वाला और ये वाले का मल्टीप्लाई, तो 1 गुणे 144 करो तो 144 आएगा। तो 144 को ऐसे पदों में तोड़ना है जिसको करने पे आंसर क्या हो जाए अपने पास 24 आ जाए। तो चलो करके देख लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से दोगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, है ना। फिर से 2 से दे दोगे तो ये 36 है ना, मतलब हो जाएगा आपका 18, और फिर से दे दोगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 से दे दोगे तो ये बच जाएगा आपका 3, और फिर 3 से दे दोगे तो ये बच जाएगा आपका 1। अब देखिए इतने सारे हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब इनका यूज करके मुझे 24 लाना है। तो देखो आप क्या कर दो, पहले आप देखो 24 को कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो 20 4 कर सकते हैं, 12 + 12 कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे 24 को लिखने के तरीके। पर मुझे इनका यूज करके लाना है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो इनका ऐसे चेक करना होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बच गया। अब इसका देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो क्या 18 और 8 करके 24 ला सकते हो? नहीं, बोलोगे 26 आएगा, बिल्कुल गलत है। पर क्या आप 12 12 करके 24 ला सकते हो? तो उसके लिए क्या चेक करोगे आप, ये देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, फिर वही 2 दूनी 4 और फिर 4 तिया 12। तो आप देखोगे कि अगर 12 + 12 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 24। तो आप क्या कर लो कि 2 गुणे 2 4, फिर गुणे 3 कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा 12, और फिर से 2 गुणे 2 4 और फिर 3 कर लोगे तो फिर हो जाएगा 12। तो देखोगे कि आप 12 12 करके आप गुणा करोगे तो 144 आ भी रहा है जो अपना गुणनखंड है, और इसको जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, जो कि मध्य पद के बराबर है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं 12y + 12y, ठीक है, 12y + 12y। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 144x स्क्वायर प्लस 12y + 12y और +1, यहाँ तक हो गया। अब क्या हो जाएगा, बस आपको कॉमन लेना है। तो देखिए 144 को अभी हम लोगों ने देखा कि 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ 12 गुणे 12 y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 12y और प्लस 12y + 1, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम लोग 12 और y, यहाँ से भी 12 और y, तो 12y, और यहाँ से फिर अगर मैंने 12y कॉमन ले लिया तो एक 12y तो बचा हुआ है। देखो कैसे, एक 12 कॉमन लिया और यहाँ से एक y कॉमन लिया, तो ये वाला 12 और एक और y बचा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया 12y। यहाँ से तो 12y पूरा ही कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया, अगर कुछ नहीं बचता है मतलब क्या बचता है 1 बचता है, याद रखिए। यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं रहा लेकिन हम लोग ले सकते हैं 1 को, तो ये बचेगा कि आपके पास 12y + 1, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 12y + 1 यानी कि 12y + 1, 12y + 1 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 12y + 1, और यहाँ से भी हो जाएगा आपका 12y + 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर। इसका एक और तरीका हो सकता था, पता है क्या, आप ये जो फॉर्मूला होता है ना a + b का होल स्क्वायर, आप इससे भी इसको ला सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो एटलीस्ट जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो बनेगा क्या आपके पास, पता है, ये बनेगा आपके पास 12y + 1 का स्क्वायर, क्योंकि सेम थिंग है तो सेम थिंग का मल्टीप्लाई कर जाते हैं तब तो क्या हो जाता है, उनका स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए एक्सरसाइज 3 में इतने ही क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। देख लीजिए, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें आपको शून्यक दिए हुए हैं और आपको गुणनखंड लिखने। तो आपको पता ही है कि शून्यक और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बेसिस पे आपको लिख देना, जो कि बहुत ही इजी काम है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट ताकि आप कर लो। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, तो बाकी आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो चलिए पहले देखिए क्या बोल रखा है पहले क्वेश्चन में कि शून्यक दिए हुए हैं तो आपको बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अगर शून्यक दिए हुए हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन का कौन सा सेकेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें आपको दिया हुआ है -2 और -3, ये आपको क्या दिए हुए हैं, इसके शून्यक दिए हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो आपका भाजक का फॉर्मेट होता है, जो x - a होता है, यही आपका क्या होता है, गुणनखंड होता है। कब होता है, जबकि fa का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये तो पहले से ही बोल रहा है कि आपका शून्यक है। अगर शून्यक है इसका मतलब क्या है कि जो आपका fx है वो क्या है, 0 है। अगर fx 0 है तभी तो आप ला सकते हो इसको, है ना। तो फिर बच्चों हम लोग क्या करें, देखो ये तो आपके शून्यक दिए हुए हैं। अगर मैंने जरा सोचिए, अगर मेरे पास लिखा हो x - 2 लिखा हुआ किसी फलन fx या बहुपद fx के लिए, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी बहुपद दिया है आपको और बोल रहा है कि x - 2 उसका गुणनखंड है।
अगर x माइनस 2 उसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है मतलब x माइनस ए, यानी कि जो a का वैल्यू है यही तो आपका क्या कहलाता था बच्चों, शून्यक कहलाता था, आपको बताया गया था ना। तो यही बस इसमें रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शून्यक दिया है, आपको गुणनखंड निकालना है, तो बस आप a की जगह पे क्या रखते जाओ, जो वैल्यू आपको दिए हुए हैं। तो अगर a वैल्यू दिए हुए हैं तो आपके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, अगर इसके ये दिए हुआ है तो इसका मतलब अगर मान लो कोई बहुपद हमारे पास fx है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इनके गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो पहले अगर मैं -2 को लिखता हूँ तो देखो x माइनस और फिर -2 लिखना है, a की जगह पे लिखना है, क्योंकि पहले आप क्या ले रहे हो यहाँ पे a बराबर आप क्या ले रहे हो -2। अगर आप a बराबर -2 ले रहे हो तो x माइनस ए जब करोगे तो x माइनस और -2 हो जाएगा। तो फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो पहला जो गुणनखंड आया तो x प्लस 2 आ गया। अब आप क्या कर दो कि a बराबर -3 ले लो, तो सेम प्रोसेस x माइनस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस और -3, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका x प्लस 3। तो इसके दो गुणनखंड का आगे बच्चों कौन कौन से गुणनखंड आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 3। समझ में आ गया, बस इतना ही करना है आपको। ये कंफ्यूज कर सकते थे चिन्ह, इसलिए मैंने ऐसा बताया। अगर मान लो कि कहीं पे साइन नहीं होता तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, x माइनस 2 और x माइनस 3, अगर ये दो पहले से ही माइनस चिन्ह नहीं दिए गए होते। ये तो दूसरा था। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में दिया हुआ है 1/2 और -1/2। ये पहले ही क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको, x माइनस ए करना है। x माइनस ए के लिए आप क्या करोगे, x माइनस 1/2, क्योंकि a की जगह क्या क्या रखे हो आप, 1/2। ठीक है, तो पहला गुणनखंड तो ये हो गया। अब सेकंड केस में a बराबर अगर माइनस आप 1/2 रखते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा x माइनस और -1/2। तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 1/2। तो यहाँ से जो गुणनखंड आएंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, x माइनस 1/2 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। क्लियर। तो ये पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा हो गया। एक और देख लेते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखा है मैंने, जो कि है आपका पाँचवा। इसमें आपको जो दिए हुए हैं शून्यक वो है आपके -18 और 12। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है पहले का ही, -18 और 12। ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले a बराबर क्या रख लो, -18। अगर a बराबर -18 रख लो तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, x माइनस -18, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 18। अब यहाँ से 12 है तो सेकंड केस में जब आप a इक्वल टू 12 रखोगे तो x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 12। यहाँ पे आपके पास दो गुणनखंड आ गए। कौन कौन से आ गए बच्चों, x प्लस 18 और दूसरा आ गया आपका x माइनस 12। क्लियर है। तो ये आपके आंसर आ गए। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि बहुपदों के गुणांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं है बच्चों, गुणनफल और योगफल तो आपको पता ही है क्या होता है, मैंने संबंध बता रखा है ना आपको। अगर आपके शून्यक अल्फा बीटा होते हैं और आपके पास जो बहुपद है वो स्टैंडर्ड रूप में हो, मतलब कि क्या बोलते हैं व्यापक रूप में हो, ax² प्लस bx प्लस c, तो उस केस में जो अल्फा प्लस बीटा होता है मतलब शून्यांकों का योगफल होता है वो -b/a होता है और उनका जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो है कि दूसरा और चौथा। तो मैं अभी आपको करा रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, जिसमें आपको बहुपद दिया हुआ है 2x² -7x और -9। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें निकालना है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। तो मान लीजिए कि अगर शून्यांक आपके अल्फा और बीटा होते हैं तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं -b/a और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल क्या होता है इनका c/a। ठीक है, अब ये जो हमारा बहुपद है अगर उसकी तुलना में ax² प्लस bx प्लस c से करूँ करने पे यहाँ पे मैं इसको fx लिख लेता हूँ ताकि लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि fx की तुलना, ठीक है, fx की तुलना मैं किससे कर रहा हूँ, ax² bx प्लस c से। तो यहाँ से क्या क्या आंसर आ जाएगा, a बराबर आप क्या देख पाओगे 2 है, b बराबर क्या है आपके पास -7 है और c बराबर है आपके पास -9। तो कुछ नहीं है। अब आपको शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों, योगफल या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका मतलब क्या, -b मतलब माइनस इंटू -7 अपॉन, अब a का मान कितना है 2। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। चलो अच्छा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b बोल रहा है, मतलब पहले तो b का वैल्यू देख लें। b का वैल्यू कितना दिया है -7, एक तो माइनस पहले से ही रहेगा, अब -7
-7 ए का मान कितना दिया बच्चों, 2 दिया हुआ है। तो देखो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा प्लस और 7/2, ये हो गया पहला आंसर। अब आपको गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख लेना ये है आपका योग, ठीक है, योगफल, और यहाँ पे आपका गुणनफल। गुणनफल कितना होता है बच्चों, c/a। तो आप यहाँ से देखो c की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, -9, तो ये हो जाएगा आपका -9 और a का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 2। तो ये आपका गुणनफल क्या आ गया, -9/2। ये पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है आपके पास, -5x² और फिर दिया है +3x+4। अब यहाँ पे देखो ax² + bx + c से तुलना जब आप करोगे, तुलना करने पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आप बोलोगे कि a बराबर है आपका -5, b बराबर है आपका 3 और c बराबर है बच्चों 4। तो आपका जो योग आएगा, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। तो -b मतलब -3 और a क्या आपका -5। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। और फिर इनका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, c/a। इसका मतलब 4/-5। तो आपके आंसर क्या क्या आ जाएंगे, इसका जो योग आएगा वो आपका 3/5 आ जाएगा, और जो गुणनफल आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, -4/5। कितना हो जाएगा, -4/5। क्लियर है। तो यही 2 क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, बाकी ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपको जो भी डाउट होता है आप बताइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।